करते हैं। कहानी का शीर्षक है मोहर। मोहर यानी कि स्टाम्प। दिल्ली देहात का एक गांव। सुबह का समय, चौड़ी साफ सुथरी गली। गली के दोनों तरफ कोठीनुमा भव्य मकान बने हुए थे। एक धौलपोश लंबा तगड़ा आदमी तेजी से चला जा रहा था। अरे कहाँ उड़ो चलो जा रहे हो प्रधान? उसी जैसे किसी एक ने टोका। आदमी रुका नहीं, गर्दन हल्की घुमाकर दबी सी आवाज़ में कहा, अरे जानो कहाँ बदलू, यो पोता को फार्म है, फोटो पे गजटेड अफसर का दस्तखत चाहिए। थोड़ी और ज़्यादा आवाज़ दबाकर आंखों में झांक कर फुसफुसाया, जाऊँ हूँ, वो चमार को जो अफसर बनो है ना, उसका घर जानो पड़ेगा भाई। और फिर खुलकर ऊंची आवाज़ में वह बोला, तू ऐसो कर, बैठक में हुक्को से लगा, मैं यो गयो और यो आयो। बदलू को निर्देश सा देकर बड़बड़ाता हुआ वह तेज हो लिया। पता न तड़की तड़क किस किस का हाड़ा खाना पड़ेगा। हाड़ा खाना मैंने परेशान होना। साफ सुथरी चौड़ी गली और आलीशान मकानों को पार कर वह एक मंझोली सी गली में घुस गया। एक दो गली के बाद बेहद तंग और संकरी गली आ गई, इतनी कि दोनों हाथ पूरे ना खुल पाएं। दोनों तरफ के मकानों को एक साथ छू लो। मकानों की स्थिति भी खूब जर्जर व दयनीय थी। 1 1.5 2 मंजिला, कहीं टीप पलस्तर उखड़े तो कहीं ज्यों की त्यों धरी ईंटों पर टिकी छत, कहीं नीले तो कहीं पीले रंग, कहीं बाथरूम टाइल्स ही फ्रंट पर लगा रखी थी। चौतरों चबूतरों और जीनों से गली और सिकुड़ सहम सी गई थी। शाश्वत ढंग से नालियों का पानी उगज कर गली में पसरा हुआ था। ऐसी जगह पर या तो नालियों के किनारों पर पांव रखकर चलें या चौतरों सीढ़ियों पर कूदते फांदते जैसे छोटे बालक ऊंच नीच का पापड़ा खेलते चलते हैं। कहीं कहीं कदम कदम की दूरी पर ईंट रोड़े पड़े थे, उन पर पांव जमाते हुए जाया जा सकता था। कुल मिलाकर देश की किसी भी दलित दरिद्र गली का नमूना। गौर वर्ण का वह अधेड़ कहीं थूकता कहीं उबकाई रोकता चला जा रहा था। भाव ये कि कब गली खत्म होगी, जैसे कब सुबह होगी। एक जगह ईंट रोड़ों पर पांव रखकर मकानों को निहारा। लक्षित मकान को देखकर कुछ राहत और उलझन के भाव, मिले जुले भाव उसके चेहरे पर आए। 8-10 कदम चलकर वह उस मकान के सामने पहुंचा। अपेक्षाकृत साफ सुथरा, गली घेरने की बजाय 3-4 फुट का चौतरा सा छोड़कर पीछे हटकर यह मकान बना हुआ था। चौतरे पर 3-4 गमलों में गेंदे गुलदाउदी के फूल लगे थे। सोबर सा लाइम कलर का डिस्टेम्पर किया हुआ था। लकड़ी की पुरानी चौखट पर खाकी रंग का पेंट किया हुआ था, लेकिन लकड़ी में गुदे बेल बूटे दिखाई पड़ रहे थे। उसी चौखट पर लकड़ी की नेम प्लेट भी टकी हुई थी, श्री धनराज सुपुत्र स्वर्गीय श्री छोटेलाल, अनुभाग अधिकारी, लोक एवं कार्मिक प्रशिक्षण, भारत सरकार। अरे भाई धनराज है के? चौतरे पर खड़े होकर उसने भारी आवाज़ में मिठास घोलकर हाँकसी लगाई। साथ ही बेचैनी के साथ आसपास के मकानों छतों को देखने लगा, मानो घात लगा रहा हो। दोबारा आवाज़ लगाने ही जा रहा था कि अध खुले दरवाजे को पूरा खोलकर एक नवयुवती प्रकट हुई। दादा राम राम कहकर उसने अंदर आने के लिए रास्ता छोड़ दिया और पीछे हटकर दीवार से सटकर खड़ी हो गई। आदमी अंदर जाने लगा तो पूरे खुले किवाड़ों का एक पल्ला चर्र करता हुआ बंद हो गया। लड़की उस पल्ले को तत्परता से खोलती, उससे पहले ही आगंतुक ने पल्ला थाम लिया और उसे धकेलकर अंदर जाने के लिए कदम उठाया। लगभग 12 बाई 10 का बैठक नुमा कमरा था। साधारण सीमेंटेड फर्श था, लेकिन पोंछा लगा बेहद साफ सुथरा और गली की सीलन के विपरीत सूखा और चमकता हुआ। धूप बत्ती का धुआं और खुशबू भले लग रहे थे। उसने नज़रें दौड़ाई। दीवारों पर पीच तथा बिस्किट कलर का पेंट था। संभवतः एक ही पेंट में मिक्सिंग करके 2 शेड बनाए गए थे।
एक तरफ भारी भरकम दीवान डला हुआ था जिस पर साफ सुथरी चादर बिछी थी। वुडन पॉलिश के सोफे पर ऊंट, हाथी, कड़े, कुशन और गद्दियाँ जच ही रहे थे। दीवारों पर बुद्ध और अंबेडकर के 2 पोस्टर चिपके हुए थे। एक दीवार पर मरियल से बूढ़े की तस्वीर पर प्लास्टिक के फूलों की माला झूल रही थी। तस्वीर ब्लैक एंड वाइट रही होगी, अब कलर करवाई हुई थी और सिर पर बेमेल सी पगड़ी भी चस्पा थी। उसी तस्वीर के नीचे मोटी दीवार में 6-8 इंच गहरे 3 बाई 3 फुट के शोकेस में छोटी बड़ी ट्रॉफियाँ, फेंग शुई का लाफिंग बुद्धा और हनुमान, शिवजी की 4-5 इंच ऊंची नकली पोर्सिलेन की मूर्तियाँ भी रखी थी। सेंटर टेबल अपेक्षाकृत नीची और साफ थी। ताज़ा अखबार जनसत्ता और इंडियन एक्सप्रेस करीने से रखे हुए थे। सेंटर टेबल के नीचे लकड़ी की पट्टियों से जाली सी बनी थी, उसमें से पुराने अखबार और प्रतियोगिता दर्पण की कॉपियाँ झांक रही थी। साथ ही आर गुप्ता की एसएससी की मोटी सी गाइड भी दिखाई पड़ रही थी। आ जाओ दादा, भीतर आ जाओ, लड़की साफ सुथरी हिंदी बड़ी महीन आवाज़ में बोल रही थी। अधेड़ की मोटी काली जूतियाँ कीचड़ में धसी हुई थी। लड़की ने जूतियों से निगाह उठाकर मेहमान की आंखों में झांका और फिर देहरी पर पड़े पायदान तथा उसकी बगल में निकली 3-4 जोड़ी छोटी बड़ी चप्पलों को निहारा। एक मूक मंत्रणा सी हुई। अनमने भाव से उसने बाएं पैर की एड़ी पर दाएं पांव का पंजा लगाकर जूती वहीं निकाल दी। दूसरे पांव की जूती उतारते हुए उससे डर था कि जूतियों का गंध उसके पैरों पर न लग जाए। हालांकि फर्श का वह भाग कीचड़ में हो चुका था। पांव मैले ना हो जाए इस भाव से फर्श पर पांव धरता वह एक सोफे पर जा बैठा, थोड़ा उकस कर बैठा। लड़की जो कि छींटदार सादा सूट सलवार पहने हुई थी, लगभग 21-22 वर्ष की, पतली सुतवासी गहवे रंग की थी। लड़की अंदर चली गई। पापा जी, सोफे पर बैठे आदमी के कानों में यह आवाज़ पड़ी और इस संबोधन के साथ नत्थी धीमा स्वर भी सुनाई पड़ा। वो प्रधान जी आए हैं यादवों में से। साथ ही धप से फ्रिज का दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ भी आई। वह अंदर जाने वाले द्वार को देख रहा था। यहाँ दरवाज़ा नहीं था, आरसा बनाकर दीवारों में से ही मेहराबदार रास्ता बना दिया गया था। एक झीना पर्दा जरूर डाल दिया गया था। हवा से पर्दा हिल रहा था। यह रास्ता बाहर वाले दरवाजे के एकदम सामने था। फरवरी अंत का समय था। हवा भली लग रही थी। सफ़ेद कुर्ते पजामे पर काली जवाहर कट और क्रीम कलर की लोही में उसे उमस सी महसूस हो रही थी, या पता नहीं किस कारण वह असहज सा हो रहा था। पर्दा हटाकर उससे थोड़ी कम उम्र का एक सुदर्शन व्यक्ति अंदर आया। वह सलेटी पैंट पर सीधी धारियों की शर्ट पहने हुए था, हाफ स्लीव का काला स्वेटर, पाँवों में मैचिंग जुराबें, बाजू के बटन बंद करता हुआ मुखातिब हुआ। राम राम प्रधान जी, कहते हुए उसने दीवार पर लगे कीबोर्ड में से एक बटन ऑन कर दिया। धीमे धीमे पंखा चलने लगा तो धुआं भी छटने लगा। और सुना भाई धनराज, बालक तो ठीक है, घर परिवार तो ठीक ठाक है, कहकर उसने औपचारिकता से निभाई। हाँ जी प्रधान जी, ठीक है सब, आप लोगों का आशीर्वाद है, बाकी तो मालिक सब ठीक कर ही है। मेहमान को अजीब सा लगा कि मालिक का नाम तो हो, इतने सारे देवी देवता, किसी का तो नाम लेता। बालक तो ब्यादिया होएगा भाई धनराज। कहाँ प्रधान जी, उसने कहा को लंबा खींचते हुए कहा। बालक अभी तो पढ़ ही रहा है, छोरो तो बीटेक कर रहे है और छोरी एमए सोशियोलॉजी कर रही है। मेहमान के चेहरे पर ऐसे भाव उभरे जैसे उसने बीटेक और एमए सोशियोलॉजी का अच्छा विश्लेषण कर लिया है। जेबीटे ना करवाई। अपनी जान में उसने ऊंचे दर्जे की बात कही। दूसरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना पाकर वह खिसियाता सा फिर बोला, असल में आजकल गांव में घनखरा बालक जेबीटी कर रहा है। पटवारी का बड़ा छोरा ने सेंटर खोल रखो है, इंदौर और जम्मू तक 70-80 हज़ार में करवा दे है। कहते कहते वह रुक सा गया, क्योंकि सामने वाले के चेहरे पर बोरियत की लकीरें उभरने लगी थी। इतने में लड़की एक ट्रे में 2 शीशे के गिलास पानी के धरे आ गई और सेंटर टेबल पर रख दिए। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़े हैं, पहला जैसा गुजारा कहाँ हुआ है आजकल। वह जैसे अपनी बात को जस्टिफाई कर रहा था, लेकिन एकदम बदलना भी नहीं चाह रहा था। भीतर खाने उसे महसूस हुआ कि इसके कारण अपनी बात से फिरूं। थारो और मारो पिताजी कट्ठा खेता में कसालो कराया था। कुछ साग पात हो जा तो, कुछ छाए यानी कि छाछ दूध हो जा तो न्यू ही हो जाती जिंदगी पर। अब कहाँ।
पानी लो प्रधान जी। धनराज ने अपने सामने का गिलास उठाकर पानी पिया। ना साहब, मैं तो अभी पूजा करूँगा जाकर, निर्णावासी हूँ, कूड़ो भी ना करो, और बस यो पोता को फार्म में टेस्ट करवाना थो, कहकर उसने पन्नी में से निकालकर फार्म टेबल पर रख दिया। बेटे पैड और मोज लेकर आइए, उसने अंदर जाती हुई लड़की को आवाज़ दी। लड़की के लिए यह रोज़मर्रा की बात थी। वह अंदर गई और एक पैड स्टैंप लाकर टेबल पर रख दिए। साइन मोहर होने तक वह दम सा साधे बैठा रहा और फिर तुरंत उठ लिया। भलो काम कर दियो भाई धनराज, छोरा ने मास्टरी मिल जा। तो कहते कहते वह जूतियाँ पहनने लगा। छोरा ने देर होने लग रही है ना, तो बैठ, तो अब वे टाइम ना रहा भाई, तेरा पिताजी को दिन हमारी बैठक में ही निकला करे तो। अच्छो भाई चलूँ, कहता हुआ वह चौतरे पर से गली में उतर लिया। धनराज देहरी तक आया, वापस बैठक की तरफ घूमा तो लड़की खड़ी उससे पानी के भरे गिलास को घूर रही थी। धनराज सोफे पर जा बैठा। लड़की तेजी से अंदर गई, पिताजी के चमकते जूते लाकर पैरों के पास रख दिए। रखने में पटकने का भाव ज़्यादा था। पिताजी समझ रहे थे लड़की भरी हुई थी। कुछ सोचकर लंबी सी उसांस लेकर पिताजी व्यंग में मुस्कुरा दिए। लड़की पिता की चुप्पी पर तुनक कर बोली, मारो पानी तो इनका गला तो ना उतरे ना, और साइन खातर चला आवे। कोई बात ना, अब एक ही दिन में दुनिया बदल जाएगी के, कहते हुए पिता उकस कर जूते पहनने लगे। ये ना बदले पर हम तो बदल सके हैं, लड़की भुनभुनाती हुई कीचड़ वाली जगह पोंछा लगाने लगी। पोंछा लगाते लगाते उकड़ू बैठी बोली, ज़रूरत का टाइम तो बाप दादा ने भी याद करवा दे, और मारो पानी पियो ना जावे इन पे। किसी को व्रत है, किसी ने पूजा पाठ ना करी, किसी ने कुल्लो ना करो, शर्मा शर्मी एक आध घूट पी भी ले तो न्यू कहवे अब गाँव में किसी तक कहिए मत ना, बने फन्ने खां। ऐसा है तो पढ़ा क्यों ना लेता अपना बालका ने, करोड़ करोड़ मुआवजा मिला है, लाख लाख किराया आवे। तेरी मम्मी ने देख लंच पैक कर लिया हो तो देर हो रही है, थोड़ी सख्ती से डप जी। ये बीच बीच में ये इनके खुद के ही मैसेज आ जाते हैं नेट वालों के कि आपने इतना डाटा कंज्यूम कर लिया है, डराते रहते हैं। तो तेरी मम्मी ने देख लंच पैक कर लियो हो तो देर हो रही है, थोड़ी सख्ती से डपटने वाले भाव से पिता ने कहा तो लड़की बड़बड़ाती भुनभुनाती अंदर चली गई। पिता अखबार पलटते रहे। अगला दिन, उससे अगला दिन, इस समय से थोड़ा पहले लगभग 7 बजे यही लड़की गांव के बड़े चौक, जिसे ये लोग गांव में जाना कहते थे, मानो खुद गांव से बाहर हो, वहां से एक पन्नी में दूध की 2 थैलियां लेकर आ रही थी। आज इनकी गली की दुकान पर दूध नहीं आया था। हाथ में पन्नी लिए बड़े बड़े मकानों कोठियों को निहारती लड़की तेजी से घर की तरफ जा रही थी कि पिताजी को नहाते ही चाय चाहिए। गली इतनी चौड़ी थी कि बस ट्रक जो मर्जी निकल जाए। लग्जरी गाड़ियां कहीं गली में तो कहीं बड़े मकानों के अहातों में खड़ी थी। बड़े बड़े चौतरों, चबूतरों और भव्य अहातों में धौलपोश लोग सरकंडों से बने मूढ़ों, कहीं प्लास्टिक की सोफ़ा चेयर पर बैठे बड़ी नाल से हुक्का पी रहे थे। कोई दूध पत्ती की चाय पी रहा था। लोग बाग बैठे भी सबको देखने दिखाने के भाव से थे। मार्बल के फर्शों और बड़ी बड़ी गाड़ियों को पाइप लगाकर पीने के पानी से धोया जा रहा था। कहीं कहीं ज़रा सी धूल और एक आध तिनके को नाली में पहुंचाने के लिए पाइप के सिरे पर उंगली लगाकर धार बनाकर मारी जा रही थी, और तिनका इतना ढीठ कि नाली में जाकर राजी नहीं। धुलाई करने वाली औरतें व मर्द भी जिद के पक्के पूरी लगन से तिनके के पीछे जुटे सफाई में लगे हुए थे। लड़की मन ही मन जल्ला रही थी, बड़बड़ा रही थी, मारी गली में पानी आवे ना, रात रात भर जाग के बूंद बूंद पानी इकट्ठो करें, दूसरा मोहल्ला तो ढो के लावें, और ये है कि कतई शर्म ना आवे, यहाँ तो पानी के ऊपर दिन रात खड़ो जूत बजे, और ये है कि रमेश तू तैयार रहिए, मैं सैन करवा के लाऊं। एक कोठी नुमा मकान में से कहता हुआ एक आदमी बाहर निकल कर गली में आया। लड़की उससे 10-15 कदम पीछे थी। मकान का बड़ा गेट अधखुला था। एक बुढ़िया और एक जवान लड़का बात कर रहे थे। बुढ़िया तो कमीज नुमा कुर्ता और भारी घाघरा पहने हुई थी। लड़का ट्रैक सूट का लोअर और टी शर्ट पहने हुए था, जिनसे बनी तगड़ी देह, खतदार दाढ़ी और सोने की चैन, ब्रेसलेट, अंगूठियों से लदा हुआ लड़का मॉडल लग रहा था। अब बाबा कहाँ चल दियो, मुझे देर हो रही है, तेरा कागजा पे साइन करवान गयो है।
लड़के के चेहरे पर उलझन के भाव थे। कहाँ? उसने खींच कर पूछा। अरे वो चमारा में ना है, खाजल का कुंबा में, कहीं गस्टेड अफसर लग रहा है, बतायो के नाम बतायो। धन्नू। ओ, लड़का समझ गया। कर भी देवे को साइन, अक न्यू ही 2 रोटी टाइम पे मिल जाए तो इन साला ढेडा को दिमाग भी चढ़ जावे। कहते हुए लड़का बड़ी सी कार के टायरों को चेक करने लगा। टायर चेक करने के उपक्रम में लड़के ने ये शब्द धीमी आवाज में कहे थे जो बुढ़िया को स्पष्ट सुनाई नहीं दिए। के कहवे भाई? बुढ़िया ने पूछा। अरे कुछ ना, लड़का टायर में से एक टोपी कील निकालते हुए बोला। आंघाई लग जाए इनके, पेट भरता ही पानी ने पापा कहने लग जावे। ला पाइप दे नलकी लगा के। हाथ में पन्नी लटकाए लड़की के कानों में ये शब्द पड़ ही गए। वह गेट के सामने से तेजी से निकली। ये शब्द पिघले शीशे से लड़की के जहन में उतर गए, जैसे ईंधन पड़ गया हो। लड़की के कदमों में एकदम तेजी आ गई। सामने गली के मोड़ से बूढ़ा उनकी गलियों की तरफ मुड़ने को था। बूढ़ा छोटी गली में आ गया, लड़की उसके पीछे। लोग आ जा रहे थे। वह किसी को रास्ता देता, कोई उसे रास्ता देता। वह अभ्यस्त भी नहीं था इन गलियों का। लड़की एकदम उसकी बगल से निकली और गली में बिछी ईंटों के टापुओं पर पांव जमाती तेजी से आगे बढ़ गई। न बूढ़े ने ध्यान दिया, न किसी और ने। ये रोज़मर्रा की मामूली बातें हैं। सुबह सुबह सबको जल्दी होती है। काम खबात वालों के यहाँ तो वैसे ही हड़बड़ाहट मची रहती है। बूढ़ा सोफे पर यूं बैठा था मानो कीलों कांटों पर बैठा हो। पिता लड़की को आवाज़ पर आवाज़ दिए जा रहे थे। खड़े होकर आर्चनुमा द्वार पर आकर आंगन में घूरते हुए कुछ कहा भी। बूढ़ा सोच रहा था, अंगूठा लगता होता तो। इधर घर भर के सदस्य मोहर खोज रहे थे। आला दिवाला टांड अलमारी दरवाज़ों को बार बार खोलकर मोहर जैसे भूसे के ढेर में सुई। बूढ़ा अनमने भाव से कमरे का मुआयना कर रहा था। उसके सामने पानी का भरा गिलास ट्रे में रखा था, जिसे धनराज स्वयं अंदर जाकर लाया था। सारा घर छान मारा, मोहर नहीं मिली। दादा, मोहर पता न कहाँ खूगी। आज दफ्तर में तो दूसरी ला के काल कर दूंगा। आज तो गलती बन गई। स्वर में खेद और पछतावा घुला हुआ था। बूढ़ा उठ चला। पराई छाछ पर मूंछ कटाने जैसे भाव लिए वीआईपी का ब्रेफ केस, लंच पैक और मिल्टन की वाटर बोतल लेकर लड़की की माँ बैठक में आई और सारा सामान टेबल पर रख दिया। पीछे पीछे लड़की भी नमूदार हुई। पिता ने उसे घूरा। लड़की सहमी। दाएं हाथ की बड़ी उंगलियों में एड़ी की तरफ से जूते लटके हुए थे। लाकर आहिस्ता से पिता के पाँव के पास रख दिए। माँ दीवान की चद्दर ठीक कर रही थी, साथ ही स्टील की खूंटी से आज के धोने लायक कपड़े उतार कर अपने कंधे पर डाल रही थी। वह जानकर देर कर रही थी, शायद कुछ बातें करना चाह रही हो। लड़की ने भरे गिलास समेत ट्रे उठा ली। आंचल में बाएं हाथ की मुट्ठी यूं लिपटी थी जैसे कोई माला बाँचने वाला थैली में हाथ दिए हो। नई मोहर लाने की जरूरत ना है पापा जी, भीगे हुए स्वर में कहते हुए लड़की ने बाएं हाथ की मुट्ठी सामने करके खोल दी। माँ घूमकर देखने लगी। पिता असमंजस में। लड़की की गोरी हथेली पर मोहर जिंदा हालत में मौजूद थी। मुट्ठी इतनी जोर से दबा रखी होगी कि हथेली पर लहू उतर आया था। इतना जोर से कि हथेली पर ही छप गया था। धनराज, अनुभाग अधिकारी, लोक एवं कार्मिक प्रशिक्षण भारत सरकार, तीनों जन मोहर को और एक दूसरे को की आंखों में देख रहे थे। अब तू ही इसने रख, नरम स्वर में कहते हुए दाएं हाथ से पुचकारने वाले भाव से लड़की के सिर को हल्का सा स्पर्श कर बाएं हाथ में ब्रीफकेस लिए पिता गली में उतर गए। तो साथियों, ये कहानी थी।